ठीक है। अतर काजमी साहब, जो भी वसन बेग साहब बात कर रहे थे कि अगर कानूनी तौर पे पीटीआई अपने आप को मजबूत रखती, बड़कबाजी ना करती, जिस तरीके से पीटीआई खुशफहमी का शिकार रही कि कोई फैसला उनके खिलाफ नहीं आ सकता, कोई उनको रास्ता उनका रोक नहीं सकता, हर इदारे को पीटीआई ने टारगेट किया, सोच ये कार फरमा थी कि अब कोई उनका रास्ता रोकने वाला है नहीं। क्या पीटीआई की अपनी गलतियां नहीं हैं? आज बल्ले का निशान नहीं है, आज उनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी, आज उनकी पार्टी तितर बितर हो चुकी है, पार्टी का पुराना कोई कारकुन पार्टी की किसी अहम ओहदे पर फायज नहीं है, पीपल्स पार्टी में रहने वाले आज आकर पार्टी संभाल चुके हैं। देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है, सियासी जमातों से गलतियां होती हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गलतियों की भी एक बड़ी तवील फहरिस्त है। लेकिन जो हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में देखा, वहां पे जज साहिबान ने सियासी जुमलेबाजी की कि ये जो जिक्र आपने किया तजिया निगार तो ये कर सकते हैं, आप ये पूछ सकते हैं कि आपका ये बंदा क्यों चेयरमैन बना है। अब जज साहिबान वहां पे कह रहे हैं ये 2 साल पहले आया, ये 3 साल पहले आया, वहां पे मुकदमा क्या था? हर चीज को मोजेस जज साहिबान ने काउंटर किया। क्या इलेक्शन कमीशन के वकील को भी इसी तरीके से काउंटर किया? वहां पे तासुर तो ये मिला कि मोजेस जज साहिबान इलेक्शन कमीशन का मुकदमा लड़ रहे, और कभी वो 2021 का जिक्र करते थे, कभी वो जस्टिस वजूद्दीन का जिक्र करते थे, कभी किसी और सियासी चीज का जिक्र करते थे, किसी और सियासी जमात का सिंबल ले लिया गया और सेनेट के इलेक्शन का भी उन्होंने हवाला दे दिया। तो वो तो बाकायदा वहां पे सियासी स्टेटमेंट्स देते रहे। तो मेरे ख्याल में इंतहाई मायूस कुन सूरत हाल थी जिस किस्म की जो हमने वहां पे हेयरिंग देखी। और उसके बाद देखें, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आइन है उसके ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट इस हद तक गई है, लेकिन मुल्क का जो आइन है जिसके तहत वक्त पे इलेक्शन नहीं हुए उसके ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए वो किस हद तक गए हैं? क्या किसी के लिए कोई कॉन्सिक्वेंसेस हैं? फिर उसमें हमने ये भी देख लिया कि उनके चेयरमैन के घर पे छापा भी पड़ गया और वहां पे भी जज साहब ने कहा नहीं नहीं जी, छापा आप यहाँ पे जिक्र ना करें। ये सारी सूरत हमारे सामने रही ना। फिर वो आईजी जिनको इलेक्शन कमीशन 2 दफा खत लिख चुका है कि इस आईजी को रिमूव करें, सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को समन कर चुका है कि ये आईजी जो है इसको रिमूव करें, वो आईजी भी सुप्रीम कोर्ट में आ गए। तो जज साहब उनसे भी पूछ रहे थे, भाई आप किस चक्कर में आ गए? आपको तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि यहां से निकलो। तो एक तरफ इलेक्शन कमीशन के जो इतराज पीटीआई की तरफ है उसमें तो सब कुछ हो गया, पर मेरे ख्याल में ये एक बड़ा बदकिस्मत फैसला था। और टू बी ऑनेस्ट, ये पाकिस्तान की अदलिया का एक स्याह फैसला है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बड़े बड़े जो कानूनदान हैं आप उनसे पूछ लें, और ये उसी तरीके से याद रखा जाएगा कि अकबर एस बाबर और 3-4 लोगों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपने करोड़ों लोगों का हक उनसे उस तरह लेने की कोशिश की। तो मेरे ख्याल में ये कोई ऐसा फैसला नहीं है जो तारीख में सुनहरी अल्फाज में याद रखा जाए। मुजम्मिल सरवर्दी साहब, जिसका जिक्र अतर काजमी साहब ने किया कि अगर ऐसे सवालात ना पूछे जाते जो सुप्रीम कोर्ट में पूछे गए, जो रेलिवेंट नहीं थे, तो शायद इस फैसले पे इतने इतराज़ात भी ना आते। ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना मुकदमा लेकर गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ, लेकिन कुछ सवालात कि पार्टी का चेयरमैन कब बना, क्यों बना, कौन पार्टी में कब आया, कब जाएगा, ये सवालात नहीं पूछे जाने चाहिए थे। क्यों नहीं पूछे जाने चाहिए थे? पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पर बात हो रही थी, कौन कब मेंबर बना, कौन कब कैसे उम्मीदवार बना, ये सवाल पूछे। रेलेवेंट इलेक्शन, पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर बात हो रही है, कोई मुस्लिम लीग नून के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर बात हो रही थी। भाई, जिस पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर बात हो रही है उसकी मेंबरशिप पर बात नहीं होगी, उसके तरीक़ाकार पे कौन कब मेंबर बना इस पर बात क्यों नहीं होगी? इस पर बात होगी। सवाल पूछने का कोर्ट को हक है, अदालत को सवाल पूछने का हक नहीं है तो किसको सवाल पूछने का हक है? मतलब कोर्ट को अगर ये सवाल पूछने के, कोर्ट सवाल पूछेगी तो आप जवाब देंगे, वरना वकला दलाइल कैसे देंगे? कोर्ट के रिमार्क्स क्या हैं? आप जब उमर अताब बंदियाल सवाल पूछते थे तो अपने कादमी साहब को तो बड़े खूबसूरत सवाल लगते थे, अक्ल दानिश का मंबा लगते थे वो सवालात। आज चुभने लग गए हैं जब जरा आईना दिखाना शुरू किया कि भाई आपने 21 में क्या किया, आपने 18 में क्या किया, तो बुरा लगना शुरू हो गया अपना ही आईना देखकर इन्हें कि हाय हमारा दागदार माजी हमें दिखाया जा रहा है। काजी ईसा फायज ईसा की ये जुर्रत कि वो हमारा दागदार और बदनुमा दागदार माजी हमें दिखाएगा और हमें आईना दिखाया जाएगा अदालत में खड़े करके कि हम क्या हैं, हमने तो हमेशा दूसरों को गंदा किया है। ये कौन आ गया है जो हमें हमारा ही बुरा चेहरा दिखाने लग गया है, जो हमसे सवाल पूछ रहा है कि आपने सेनेट में कैसे अकलियत को अक्सरियत में बदला था? ये सवाल तो चीफ जस्टिस को नहीं पूछना चाहिए कि अक्सरियत तो बंजों की थी, पर ये संजरानी कैसे बना लिया था इमरान खान ने चेयरमैन।
ये सवाल कौन पूछेगा? ना चीफ जस्टिस पूछ सकता है, ना कोई पूछ सकता है, क्योंकि ये तो पीटीआई ने किया था ना। इस पर सवाल हो ही नहीं सकता। इस पर सवाल करेंगे तो आप कहेंगे कि चीफ जस्टिस बड़ा बायस है, वो ये पूछता है कि अकलियत को अक्सरियत में कैसे बदला गया था। और अगर आइन पर अमल नहीं किया उमर अताब बंदयाल ने, वो 14 मई को इंतखाबात नहीं करा सके, तो आर्टिकल 6 का रेफरेंस पीटीआई को उमर अताब बंदयाल के खिलाफ मूव करना चाहिए कि वो क्यों नहीं 14 मई को इंतखाबात करा सके। आप देखें, काजी फायद ईसा साहब ने 8 फरवरी के इंतखाबात का हुक्म दिया है, 2 हाई कोर्ट्स ने उसके में मुदाखलत की है, उन्होंने उड़ा के बाहर फेंक दिया और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी को इंतखाबात का हुक्म दिया है, कोई उससे खेल नहीं सकता। हालांकि पीटीआई की पिटीशन पर लाहौर हाई कोर्ट ने आरोप मुअत्तल कर दिए, जिसके बाद मुल्क में 8 फरवरी को इंतखाबात नहीं हो सकते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया। फिर पीटीआई पेशावर हाई कोर्ट ने एक आरोप मुअत्तल कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ इंतखाब नहीं हो सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया क्योंकि आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना था जस्टिस काजी फायद ईसा ने। अगर उमर अताब बंदयाल और उसका हम ख्याल बेंच पाकिस्तान में आइन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सका और अतर काज़मी और उनके दोस्तों को उस पर बहुत एतराज़ है, तो इन्हें सुबह उनके खिलाफ आर्टिकल 6 का रेफरेंस अदालत में मूव करना चाहिए। क्यों नहीं करते मूव? वो काजी फायद ईसा का तो कसूर नहीं है, वो तो उमर अताब बंदयाल और हम ख्याल बेंच का कसूर है। उनके खिलाफ रेफरेंस मूव करें जाके। ठीक है, एक मैं ब्रेक ले लूँ। मुजम्मिल साहब ब्रेक से वापस आते हैं तो ये सवालात रखते हैं अतर काज़मी साहब के सामने भी, और साथ इसका भी जायज़ा लेंगे क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब सियासत बंद गली में है या कोई रास्ता निकलेगा आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा लेकर। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। में एक बार फिर खुश आमदीद। मोहसिन बेग साहब, मैं आपके तजिए का हमेशा से बड़ा फ़ैन रहा हूँ। आपने उस वक्त कहा जब आपको पकड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने नाजायज़ जेल में डाला, हथकड़ी लगाई, तब भी आप भी सोशल मीडिया पर वो आपका क्लिप्स मौजूद है जिसमें आपने कहा था कि मैं इमरान खान को जेल में जाता हुआ देख रहा हूँ, अनकरीब ये जेलों के सुलाखों के पीछे होंगे। क्या लगता है आपको, इमरान खान तो आपके इस तजिए के मुताबिक जेल में चले गए, मुश्किल वक्त भी आ गया, सियासी लिहाज से तहरीक इंसाफ मुस्तकबिल में कहाँ खड़ी होगी? अच्छा नसरुल्लाह भाई, बेसिकली मैं दोस्तों की बातें सुन रहा था। खान साहब ने सियासत नहीं की, उन्होंने या तो लोगों पे गंद उछाला, गाली गलोच की एक रवायत कायम कर दी, और या उन्होंने अपने 4.25 साल के इक़्तिदार में लोगों से रिवेंज लिए, और उन लोगों से लिए जो इनके साथ भी चले। मकसद ये है कि आप अगर हुकूमत आपको मिली, आपने इक़्तिदार में आए, तो आपने ना पार्लियामेंट को चलने दिया, ना आपने अपनी पार्टी को सियासी बुनियादों पे चलाया। ऐसे लोगों को आपने इब्नुल वक्त लोगों को अपने साथ मिला लिया जो सिर्फ इक़्तिदार में लोगों के साथ होते हैं, और आज वो देख लीजिए वो कहाँ खड़े हैं। तो एक बज़ाहिर लग रहा था कि ये जिस डायरेक्शन में खान साहब जा रहे हैं ये हेड ऑन कंक्लूजन होगा, और ये मेरे ख्याल में इनका आने वाले दिनों में कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है। और ये मैं यकीन कीजिए, जब इन्होंने मुझे अरेस्ट किया उससे पहले से भी मैं कह रहा था कि ये जिस दर है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। देखिए वक्त लगता है। अभी जहाँ पे वो आजकल हैं, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह किसी को वहाँ लेके ना जाए। हमें तो इन्होंने बड़े शौक से और ज़बरदस्ती भेजा, तो अल्लाह का भी एक कानून है, आप सियासत के काबिल नहीं, आपको एक मौका मिला, इस कौम ने जो मौका आपको दिया, आपने उसके बदले में इस मुल्क को, इस मुल्क के मसाइल को जहाँ तक लेके गए, और बाय डिज़ाइन लेके गए। ये इंटरनेशनल एक साजिश थी जिसके तहत, और आज भी आप देख लीजिए इनको जो फंडिंग है, इनके जो लोग बाहर बैठे हैं वो किस तरीके से रियासत और रियासत के इदारों को कमज़ोर कर रहे हैं। भाई ये पॉलिटिक्स है, इसमें बहुत से लोगों के, पीपल्स पार्टी के साथ क्या हुआ, नून लीग के साथ क्या हुआ, आपके साथ तो अभी कुछ हुआ ही नहीं है। आपने तो पहले ही शो डाल दिया है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। आपने रियासत के इदारों पे हमले कर दिए। इनकलाब, हकीकी आज़ादी, हकीकी आज़ादी और इनकलाब में तो सर जाते हैं, आप किसी का तो सर गया नहीं अभी। तो मकसद ये है कि इतना बुरे तरीके से इस पॉलिटिकल पार्टी और लोगों को वर्गलाया गया है कि ये आपको बहुत टाइम लगेगा लोगों को समझाने में कि भाई ये आपका लीडर नहीं है, ये पाकिस्तान का लीडर नहीं है, इसके पास अकल और दानिश है नहीं। जो थे उनको निकाल दिया और बोनो को साथ लेके आ गए। वो जाके जैसे मुश्किल वक्त आया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, और मैं नसरुल्लाह साहब, मैं इस पे भी बड़ा खफा हूं कि देखिए इन लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
वो घर चले गए और जितने वर्कर इनके कहने पे आर्मी इंस्टॉलेशंस पे गए वो सारे जेल में हैं। भाई उनको भी छोड़ दो। तो मकसद ये है, कुछ मफरूर हो गए, वो जो बड़े टॉल क्लेम्स थे कि हम टक्कर के लोग हैं, हम छोड़ेंगे नहीं, हम ये कर देंगे। तो मैं इनका प्रॉब्लम समझता हूँ, ये बड़ी बड़के मारना, बड़े बड़े दावे करना। वो अभी भी जेल में बैठा कहता है मैं आर्टिकल 6 लगाऊंगा। ओ खुदा का खौफ कहो यार, तुम आओगे तो लोग आओगे ना, तुम्हें चांस मिला, तुमने सबसे रिवेंज लिया और ऐसे लोगों को मुसल्लत करवा दिया। अब देखिए इसमें किसका क्या कसूर था कि बुजदार को इन्होंने पंजाब दिया, ये पंजाब के लोगों की तौहीन की, और वो आज कहां खड़ा है, वो जाके दूसरी पार्टी में शामिल हो गया। तो ये लोग, महमूद खान कहां खड़ा है, तो इसमें किसी और का कसूर नहीं है, ये खान साहब की अपनी सियासत थी, अपना एक दबाव था, और खासकर उनकी मोहतरमा जो पीरनी साहिबा हैं। देखिए अगर आप औरतों के हाथों में ये न्यूक्लियर स्टेट देंगे और वो चलाएगी इस मुल्क को, तो खुदा का वास्ता है, इस मुल्क का तो शुक्र है ये बच गया, वरना जिस तरीके से फाइनेंशियल क्राइसिस और दूसरे क्राइसिस इंटरनेशनल और आपके इंटरनेशनल रिलेशंस खराब किए गए और फौज को निशाने पे रखा, फौज को अंडरमाइन और उसको डिवाइड करने के ऊपर रखा, और उसमें एक ऐसा वैक्यूम पैदा करने की कोशिश की कि ये फौज डिवाइड हो जाए